नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। ओटीटी प्लेटफॉर्म की बहुचर्चित फिल्म मिर्जापुर का एक संवाद है जिसमें माफिया रतिशंकर शुक्ला गुड्डू पंडित को समझा रहे थे, हम भी कभी त्रिपाठियों के लॉयल हुआ करते थे, हम भी पेले गए, तुम भी पेले जाओगे। आमतौर पर ऐसे संवाद व्यवहारिक जिंदगी में कम ही सुनाई पड़ते हैं, लेकिन राजनीति को जो समझते हैं, जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता है निपटने निपटाने के ऐसे संवाद की हकीकत क्या है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो फिलहाल जहां कांग्रेस विपक्ष में है, यहां कई पुराने दिग्गज मंत्रियों और मौजूदा विधायकों के विरुद्ध गंभीर आरोप है। बावजूद इसके वो सीना तान कर पूरी दमदारी के साथ मीडिया के सामने ऐसे प्रस्तुत होते हैं मानो वो बेहद मासूम हो, उन्हें कुछ नहीं पता कि उन्होंने क्या किया। ठीक इसके विपरीत जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब चुनाव हारने के बाद कई पुराने दिग्गज मंत्री और विधायक चुपचाप बैठे रहे। तब भूपेश बघेल की सरकार के दौरान राजेश मूणत जैसे पुराने मंत्री ने 5 फरवरी 2022 को जैसे ही पुलिस सिस्टम के विरुद्ध आवाज उठाई तो उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से विधानसभा थाने के भीतर उनके अपने खुद के आरोप थे कि उनके साथ मारपीट की गई। ठीक उसके उल्टे अभी करीबन 7 महीने हुए हैं, कांग्रेस नई विपक्ष में आई है और ढेर सारे घपले घोटालों की जिस तरह से जांच चल रही है, बावजूद इसके कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पिछले महीने 10 जून को बलौदा बाजार के एसपी कलेक्टर कार्यालय में जो आगजनी हुई, उनके विरुद्ध सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया, साफ तौर पर उनका नाम लिया। पुलिस के लगातार नोटिस मिल रहे हैं, बावजूद इसके देवेंद्र यादव मीडिया के सामने आकर खुद को पाक साफ बता रहे हैं, चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी ऐसी ही दृढ़ता के बीच भिलाई कोतवाली थाने से एक और नया नोटिस आया है। वो नोटिस एक गंभीर मामले से जुड़ा हुआ है। करीब 7 महीना पहले संपन्न हुए विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक बेहद ही अश्लील और आपत्तिजनक एमएमएस वायरल होता है, जिस पर देवेंद्र यादव सफाई देने खुद आते हैं। मीडिया के सामने फफकते हुए, रोते हुए वो बताते हैं कि वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है वो मैं नहीं हूं। दरअसल देवेंद्र यादव को तब ये सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि उस एमएमएस में जो व्यक्ति नजर आ रहा था उसकी शक्ल हुबहू देवेंद्र यादव से मिलती जुलती थी। तब देवेंद्र यादव ने मीडिया को बताया था कि मैंने खुद एक फॉरेंसिक जांच करवाई है, यानी वो जांच सरकारी नहीं थी, देवेंद्र यादव ने खुद कराई थी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, उन्होंने तब उस रिपोर्ट को मीडिया से भी साझा किया था। एमएमएस में दिखाई दे रहा व्यक्ति देवेंद्र यादव की तरह दिखाई दे रहा है। दरअसल जब फॉरेंसिक जांच होती है तो उसमें जांच के कई पहलू होते हैं, जिसमें चेहरे से जुड़े व्यापक फॉरेंसिक विश्लेषण पर आधारित पहचान, आवाज विश्लेषण और हाथ के इशारे की जांच के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार होती है। एमएमएस के वीडियो में जिस व्यक्ति को इसमें दर्शाया गया है वो अश्लील वीडियो देवेंद्र यादव का ही है या नहीं, ये तो पूरी सरकारी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। फॉरेंसिक टीम के पास चुनौती है कि 2 मिनट 24 सेकंड के इस वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता दिखाई दे रहा है। पूरे वीडियो में महिला का चेहरा तो दिख रहा है, लेकिन पुरुष का चेहरा आखिरी के 5-7 सेकंड में ही सामने आता है। दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो का ये पुरुष पात्र भिलाई का विधायक देवेंद्र यादव है। एन विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब ये वीडियो आया, उसकी टाइमिंग पर प्रश्न उठाया गया। देवेंद्र यादव उनके समर्थकों का कहना था कि चुनाव प्रचार के दौरान ही ये वीडियो विधायक देवेंद्र यादव की छवि खराब करने के लिए सामने लाया गया है। तब देवेंद्र यादव की ओर से दावा किया गया था कि उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, अपने स्तर पर फॉरेंसिक जांच करवाई है। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि यदि एफआईआर दर्ज करवाई गई थी देवेंद्र यादव की ओर से, तो उस एफआईआर की कॉपी को आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, और विधायक की ओर से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उस फॉरेंसिक रिपोर्ट की विश्वसनीयता क्या है, क्या सरकारी तौर पर ऐसी रिपोर्ट मान्य होती है, इस पर भी एक बड़ा प्रश्नवाचक निशान लगा हुआ है। इस बेहद ही आपत्तिजनक और अश्लील एमएमएस की जांच की मांग भाजपा के पुराने सीनियर मंत्री अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में रखी थी। यही कारण है कि अब नोटिस जारी हुआ है और नए सिरे से जांच हो रही है। सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति की चरित्र हत्या करना किसी महापाप की तरह है, लेकिन यदि आरोप में सच्चाई है
तो वो जल्दी सामने आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदार होता है। इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत आवश्यक है। ऐसे गंभीर और बेहद पीड़ादायक आरोपों के बावजूद देवेंद्र यादव 1264 वोटों से भिलाई नगर विधानसभा चुनाव जीत गए। उन्होंने पुराने कद्दावर मंत्री रहे प्रेम प्रकाश पांडे को हराया और 30 साल से चली आ रही एक परंपरा को तोड़ा, जहां भिलाई विधानसभा के बारे में यह माना जाता रहा कि यह एक बार जनप्रतिनिधि बदलते हैं, लेकिन देवेंद्र यादव लगातार दूसरी बार विषम हालातों में भिलाई से विधायक चुने गए। भले ही उनकी जीत बेहद संकीर्ण रही हो, कम वोटों से रही हो, लेकिन उस हार जीत के परिणाम से कहीं आगे अब जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। लगातार एक के बाद एक उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जो उनके प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने देवेंद्र यादव के विरुद्ध एक जनहित याचिका प्रस्तुत की है। दावा किया गया है कि देवेंद्र यादव की ओर से चुनाव लड़ने के लिए जो हलफनामा प्रस्तुत किया गया, उसमें संपत्ति और आपराधिक मामलों की सही जानकारी नहीं दी गई थी। जैसा कि हम आपको स्क्रीन में दिखा पा रहे हैं, देवेंद्र यादव ने राउंड फिगर में अपनी संपत्ति और दूसरी जानकारी दी थी। ऐसे में यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि क्या यह महज संयोग है कि कुल प्राप्तियों के अलावा जो जमा संपत्ति है वो राउंड फिगर में ही हो। फिलहाल ये जांच का विषय है। दरअसल देवेंद्र यादव के ऊपर चल रहे प्रकरणों के बावजूद जो उनकी मुखरता है, मैंने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की कि किस तरह से कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए भी अपने ऊपर लगे आरोपों का दमदारी से न केवल सामना कर रही है, बल्कि कई आपराधिक मामलों के बावजूद ऐसा लग नहीं रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का मनोबल कहीं टूटा हुआ है। आने वाले दिनों में यानी इसी साल के अंत में छत्तीसगढ़ में नगर निगम के चुनाव हैं। इन्हीं चुनाव को लेकर बीती 10 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की एक बड़ी बैठक दीनदयाल ऑडिटोरियम में हुई, जहां संगठन के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जैसे संगठन के अनेक दिग्गज वहां मौजूद थे। लगातार चर्चा हुई, मंथन हुई और वहां से निकलने के बाद देर रात कुशाभाऊ ठाकरे परिसर यानी भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो मुख्यालय है, वहां भी मंत्री और दिग्गज नेताओं से चर्चा के बाद उन्हें टास्क दिया गया, न केवल नगरीय निकाय चुनाव बल्कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए क्या दशा दिशा होने वाली है। यही कारण रहा होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार रोक दिया गया है। पहले दावा किया जा रहा था कि 10 से 12 जुलाई के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन 12 जुलाई की रात अचानक एक नई जानकारी आई कि केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का अतिरिक्त दायित्व दे दिया गया है। इस नए दायित्व आवंटन के बाद इतना तो स्पष्ट हो गया कि फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा है। जो 2 मंत्रियों के पद रिक्त हैं वो भी नहीं भरे जाएंगे और आशंका व्यक्त की जा रही थी कि नॉन परफॉर्मिंग 1 या 2 मंत्रिमंडल के चेहरों को बाहर रखा जाएगा। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आने वाले दिनों में 22 से 26 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र है और इस सत्र के दौरान भी 24 जुलाई को कांग्रेस की ओर से विधानसभा घेराव की तैयारी की जा रही है। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार किन कारणों से रोक दिया गया है। तो यहाँ अंदर खाने की बात जो हम तक चलकर आ रही है वह यह है, नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को बेहतर परिणाम दिलाने के लिए ऐसा किया गया है। भाजपा से जुड़े कुछ विश्वस्त सूत्रों का दावा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब नवंबर के बाद होगा। जिन 3 नामों की चर्चा चल रही थी, 3 अनुभवी नामों की अगर मैं बात करूं, जो पुरानी रमन सिंह सरकार में वर्षों तक मंत्री रहे, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, इन तीनों ने ही लोकसभा चुनाव के दौरान अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह के रिजल्ट दिलवाए हैं, उनसे संगठन को यकीन हो गया है कि बड़ी जिम्मेदारी की आशा में मौजूदा विधायक बेहतर परिणाम दे सकते हैं। यदि मैं परिणामों की बात करूं तो कुरूद के भाजपा विधायक पुराने मंत्री अजय चंद्राकर ने लोकसभा चुनाव में उन्होंने लीड दिलवाई 24,929 वोटों की, जबकि वो चुनाव जीते थे महज
90 वोटों से। इस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में विधानसभा से करीब 3 वोट ज्यादा दिलवाए थे। ये एक अकेला उदाहरण नहीं है। इसकी तरह यदि मैं बात रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत की करूं तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी 41,229 वोटों से, जबकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने 87,000 से ज्यादा की लीड अपने विधानसभा क्षेत्र से दिलवाई थी। इसी तरह बिलासपुर में अमर अग्रवाल की लीड थी विधानसभा चुनाव में 28,959 वोटों की, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये लीड बढ़कर हो गई 52,432 वोटों की। इस तरह से माना जा रहा है कि इन दिग्गजों को मंत्री नहीं बनाया गया तो मंत्री बनने की चाह में बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। हालांकि फार्मूला हर जगह फिट नहीं बैठ रहा। जो मौजूदा मंत्री हैं विधानसभा चुनाव में ज्यादा वोटों से जीत के आए थे। कई उदाहरण हैं कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया। मंत्रियों के अलावा अनेक भाजपा के विधायक हैं जो भारी वोटों से जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपेक्षा की जा रही थी कि मोदी के नाम पर और ज्यादा लीड बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुल मिलाकर भाजपा को 11 में से 10 सीटों पर विजय तो मिल गई, लेकिन जो विधायक और मंत्री और पुराने मंत्री हैं इन सब के परफॉर्मेंस पर लगातार अध्ययन हो रहा है। आने वाले निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस की चाह में ऐसा माना जा रहा है फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार रुक गया है। जब तक केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहेगा तब तक छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी अंतिम सत्य नहीं होता। हम गहराई से पड़ताल कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से अच्छे चेहरे हैं जो देश और समाज के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। रिश्वतखोरी, दलाली, बेईमानी, भाई भतीजावाद, घोटाले, भ्रष्टाचार, ये वो तमाम शब्द है जो आम तौर पर मौजूदा दौर की राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन बलदेव हालात में हमारा जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वह यह है कि देश अब अंगड़ाई ले रहा है। अच्छे लोग राजनीति में आ रहे हैं। देश और समाज की भलाई के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करना लोग अच्छे या बुरे होते। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और हमारा साथ ज्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।